नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीपीसी की। आप सीपीसी पढ़ के अनुभव किया होगा आपने कि बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में सीपीसी जो है वो ज़्यादा टफ है पढ़ना, क्योंकि उसमें हमें बार बार सेक्शंस और ऑर्डर्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो सेक्शन और ऑर्डर्स और साथ ही साथ प्री परीक्षा में इस पूरी बुकलेट के बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आता है। मात्र इतनी बड़ी ये बुकलेट है और इसमें से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 95% क्वेश्चन आपके, अगर उसे रीसेंट केस लॉ को हटा दिया जाए तो इतनी पतली सी सीपीसी से पूरे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी को देख लेते हैं। कोशिश रहेगी कि 2 भाग में इसे कंप्लीट कर लिया जाए, हो सकता है कि 3 भाग भी हो जाएं, क्योंकि वीडियो बड़ी छोटी रहेंगी, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं बनाऊंगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले भाग को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कह रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। कौन सा है? तो 5th है, ठीक है ना। 5th ऑफ 1908 का 5वां कब इनेक्ट हुआ है तो उसकी डेट भी हमें साफ साफ दी हुई है, 21 मार्च 1908, ठीक है ना। अब याद रखिएगा 21 मार्च 1908 इनेक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट इसकी है 1 जनवरी 1909। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद क्या दे रहा है कि इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002, वो कब इन्फोर्स हुआ है तो 1/7/2002 यानी 1 जुलाई 2002 को। कुछ महत्वपूर्ण केसेस को देखिए। इसमें सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस तमिलनाडु 2002 का ये केस है। इसमें कहा गया कि जो एक्ट है सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 और 2002 के जो एक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, यानी उसकी जो संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस पूरे संशोधन को, इस अमेंडमेंट को 1999 और 2002 के अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया गया। अब देखिए, ये अमेंडमेंट किस कमेटी की सिफारिश पे हुए थे तो मलीमत कमेटी का नाम आप याद रखिएगा कि मलीमत कमेटी की सिफारिश पे इन अमेंडमेंट्स को किया गया था। सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 1 के 3 में आप जान लीजिए अमेंडमेंट हर जगह पे हो गया है, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, अब जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया है 31 अक्टूबर 2019 के अमेंडमेंट के बाद से। याद रखिए, कश्मीर जो आर्टिकल 370 था उसके हटने के बाद से अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे इनएप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज अभी भी बने हुए हैं। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्डर एंड रूल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस इन सेक्शंस, ठीक है ना। जो ऑर्डर्स और रूल हैं शेड्यूल में, सीपीसी के पहले शेड्यूल में, वो सेक्शंस के ऊपर ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, यानी उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी हमने अंतिम में क्या पढ़ लिया कि ऑर्डर्स एंड रूल जो होंगे फर्स्ट शेड्यूल के सीपीसी में वो ओवरराइड नहीं करेंगे सेक्शंस के प्रोविज़न को। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सीपीसी के प्रोविजंस रेट पिटीशन पर भी विनिर्दिष्टता यानी कि स्पेसिफिकली लागू होते हैं। अब देखिए, सीपीसी में टोटल 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर हैं और सीपीसी पूरे 2 पार्ट में है, 11 भाग, 158 सेक्शन और 51 ऑर्डर, ठीक है ना। यानी ऑर्डर और सेक्शंस में बटा हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ा इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 21 है, सबसे बिगेस्ट ऑर्डर है। क्यों? इसमें कितने रूल्स हैं तो 106। तो पूछ भी लेता है कई बार, इस चीज़ को स्पष्ट याद रखिएगा। कई बार ऑर्डर 21 देगा और बोलेगा कितने रूल्स हैं वो गलत दे देगा, तो दोनों एक साथ एक कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा। देखिए, 7वीं सूची का विषय है, यानी कि संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सीपीसी के प्रथम भाग में दोनों ही कानून बना सकते हैं तथा दूसरे भाग यानी आदेशों में जो ऑर्डर है उसे हाई कोर्ट द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। ये चीज़ स्पष्ट है। आगे देखिए, सीपीसी की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब देखिए सेक्शन 2, जहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है प्री परीक्षा में। अब देखिए डिफिनीशन क्लॉज है, तो एक में देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली ही दिया हुआ है सारी डिफिनीशंस। तो हमें अगर कुछ डिफिनीशन जैसे कि डिक्री हमें याद है 2 में है और 12 में हमारा मीन प्रॉफिट अगर हमें याद हो जाए तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑर्डर में है कि DE इस तरह से करके हम पूछ सकते हैं, मतलब गेस कर लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कहाँ पड़ेगा ये। तो पहले में कोड है, दूसरा हमारा डिक्री इंपॉर्टेंट है, तीसरा डिक्री होल्डर, उसके बाद हमारा फॉरेन कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 5 में दिया है। फिर फॉरेन जजमेंट है, गवर्नमेंट प्लीडर है, हाई कोर्ट है, 7A में हाई कोर्ट है, 7B में इंडिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, 7 में ही दोनों हैं। तो 7 गवर्नमेंट प्लीडर,
7A हाई कोर्ट, 7B इंडिया। इस तरह से इंडिया के बाद जज, जजमेंट, जजमेंट डेटर, LR बहुत इंपॉर्टेंट है 11 में है, और मीन प्रॉफिट। ठीक है ना, इसको मीन प्रॉफिट कई लोग इसको मैसने बोल देते हैं, ये मीन प्रॉफिट इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है, यानी मध्यवर्ती का लाभ शायद इसे बोलते हैं, या मध्यवर्ती लाभ, तो ये मीन प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमारा है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए 14 में हमारा ऑर्डर है, उसके बाद प्लीडर है, तो OP इस तरह से RS और अल्फ़ाबेटिकली हैं ही, तो ऑर्डर है। 15 में प्लीडर है, 16 में प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ पे होगा प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड मतलब है प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इसके बाद हमारा पब्लिक ऑफिसर है, 18 में रूल्स हैं, शेयर इन कॉर्पोरेशन 19 में है, और 20 में साइंड है। अब देखिए, अब इसमें से जैसे 17 में पब्लिक ऑफिसर दिया है, इसी में प्रश्न आ जाता है कि पब्लिक ऑफिसर यानी कि जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 की पब्लिक ऑफिसर की परिभाषा में कौन नहीं आएगा। और अगर आप यूपी बिहार जैसे राज्य में पेपर दे रहे हैं तो याद रखिएगा, हमेशा आपको एक विकल्प मिलेगा ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर पार्षद या फिर किसी निगम का अधिकारी। याद रखिएगा, ये पब्लिक ऑफिसर नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी आपने इनको अगर ऑप्शन मिल जाए तो तुरंत टिक कर दीजिएगा कि कौन पब्लिक ऑफिसर नहीं है। ठीक है ना, ये देख लीजिए। आगे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में से एक डिक्री किसे कहते हैं। अब देखिए, पूछ लेगा डिक्री कौन सी है, वो याद कर लीजिए, और डिक्री में क्या नहीं आता। ये दोनों चीज़ें सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में डिक्री की परिभाषा में दी हुई हैं। तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, डिक्री इंक्लूड क्या करती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना भी डिक्री है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 यानी कि रेस्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन के निर्धारण को भी इसमें शामिल किया गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन 92 ऑफ द कोड, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है ना, कोर्ट फीस की नॉन पेमेंट के कारण जो प्लेंट रिजेक्ट हुई हैं वो भी डिक्री में ही आती हैं। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी आएगा। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ये भी आएगा। इसके बाद देखिए, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ। ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, और उसके बाद है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। ये हमारे ऑर्डर 21 रूल 58 में भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिक्री में शामिल हैं, इसे तो हमें याद रहना चाहिए। अब देखिए, डिक्री शैल नॉट इंक्लूड, डिक्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये डिक्री नहीं है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट डिक्री नहीं है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी डिक्री है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ, और इसमें कौन कौन से और नहीं है, मतलब ये दोनों तो क्लियर होंगे। डिक्री शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, और दूसरा एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, ये दोनों डिक्री में नहीं आते हैं, और ये सारे भी डिक्री में नहीं आते, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू टेक अकाउंट, ये भी डिक्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिमांड, ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, ये भी डिक्री नहीं है। डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, रिफ्यूजिंग टू वाइंड अप अ कंपनी, कंपनी का जो वाइंड अप होता है उसको रिफ्यूज़ करना भी डिक्री नहीं है। अब देखिए, अपीलेबल ऑर्डर यानी सेक्शन 4 ऑर्डर 43 रूल 1, ये सारे अपीलेबल ऑर्डर जहाँ पे है वो भी डिक्री में नहीं आता। और कोई सेकेंड अपील लाइज इन अ केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर दैट शैल ऑल्सो नॉट बी ट्रीटेड एज डिक्री, ठीक है। अब देखिए, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 है वो कन्फर्म नहीं की गई कोर्ट को, बल्कि ये इनहेरेंट है कोर्ट में, यानी कोर्ट को आपने शक्ति दी नहीं है, कोर्ट के पास ये शक्ति अंतर्निहित थी, इसे किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। जैसे कि मानवाधिकार मानव होने के नाते मिल जाते हैं, आप कन्फर्म नहीं करते हैं, उसी तरह इनहेरेंट पावर जो कोर्ट की है वो कोर्ट को किसी ने दी नहीं है, किसी ने कन्फर्म नहीं की है, वो ऑलरेडी इनहेरेंट है कोर्ट में। तो ये कहा था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 के केस में। अब इनहेरेंट पावर के लिए सेक्शन 151 भी है,
अब देखिए CPC एप्लीकेबल टू होल इंडिया। अब देखिए हमने बता ही दिया जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद से 31 अक्टूबर सन 2019 से ये जम्मू कश्मीर का क्लॉज अब हटी गया है। कुछ महत्वपूर्ण केसेस को देख लेते हैं, जैसे संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है 1955 का। इसमें क्या कहा कि CPC का जो है वो पिनल इनैक्टमेंट नहीं है, केवल एक सिविल प्रोसीडिंग है। तो संग्राम सिंह में कहा कि पिनल इनैक्टमेंट नहीं है, सिविल प्रोसीडिंग है। अब सैयद मोहम्मद वर्सेस अब्दुल हबीब का केस जो था उसमें क्या कहा, प्रोसीजरल लॉ शुड नॉट बी अलाउड टू डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। यानी कि जो न्याय प्राप्त करना होता है, जिसे न्याय निस्तारण कहते हैं, प्रोसीजरल लॉ को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो एंड ऑफ जस्टिस को डिफीट कर दे। अब देखिए सेक्शन 151 CPC, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड जस्टिस बाय ओवर रूलिंग द प्रोसीजरल हर्डल्स। 151 क्या कहता है, इनहेरेंट पावर की बात कर रहा है। अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी का केस जो है, इसमें जस्टिस कृष्णा नैयर थे। उन्होंने कहा वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोसीजरल लॉ इज़ नॉट टू बी अ टायरेंट बट अ सर्वेंट, नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन बट एन एड टू जस्टिस। यानी कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसे हमेशा एक तरह से कहिए तो सहायक होना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में होना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 3 में किसकी बात की गई है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की बात की गई है। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट के, और कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट हैं, और सारी कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस या फिर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट के, एंड कोर्ट्स इन्फीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे हैं, और साथ ही साथ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस वो सबऑर्डिनेट होंगी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो साधारणतः स्पष्ट तौर पर बात है। 5 में हमारा रेवेन्यू कोर्ट है, 6 में हमारा पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट है, और 8 में प्रेसिडेंशियल। ठीक है ना, स्मॉल कॉज कोर्ट तो प्रोविंशियल और प्रेसिडेंशियल। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, सूट्स इन जनरल 5 to 35B, साधारणतः वादों के विषय में। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकेटा 9 to 14, इस पार्ट को पहले देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यानी कोर्ट सारे सिविल सूट्स को ट्राई करेगी जब तक कि उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उससे ऐसा करने से रोका नहीं गया है। 9 यही बात करता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक ये भी है, आपसे पूछेगा कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है, कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। यानी सूट ऑफ सिविल नेचर दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अमूमन देखिए यही सिविल प्रकृति के वाद हैं, इसी में से प्रश्न बना के पूछता है। तो हम देख लेते हैं कौन से सिविल प्रकृति के वाद हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए सूट ऑफ सिविल नेचर, संपत्ति के अधिकार संबंधी वाद, पूजा के अधिकार संबंधी, स्पेसिफिक रिलीफ से संबंधित, पद संबंधी, वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला, मृतक को दफनाए जाने संबंधी, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी, बाड़े के लिए वाद, सेवा के बर्खास्तगी के लिए वाद, मंदिर में पूजा करने का अधिकार, चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, वंशानुगत पद के अधिकार वाला वाद, वोट डालने का अधिकार, ये सभी सिविल नेचर के हैं। ठीक है ना, तो ये दीवानी प्रकृति के वाद हैं। अब कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद कि जब किसी लड़की की शादी हो तो वह जाति को कोई राशि दे, ये वाद हो गया। स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे वसूली के लिए वाद, जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने के लिए उसके द्वारा वाद। ठीक है ना, सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने संबंधी वाद, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान संबंधित वाद, राजनैतिक प्रश्न संबंधित वाद, पद के संबंध में केवल गरिमा बचाने के लिए वाद, ये सभी सिविल प्रकृति के वाद नहीं हैं। इसे एक बार लिख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए स्टे ऑफ सूट 10 में है, यानी रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा 11 में है, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री 39 में है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट 151, जजमेंट एंड डिक्री 33, समन्स टू विटनेस 31 में है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50 में है,
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 77 में है और नोटिस 80 में है। इस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन को एक साथ लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है अटैचमेंट एंड सेल। सबसे इम्पॉर्टेंट भाग में से एक ये भी है कि किस प्रॉपर्टी को जो अटैच किया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेल या अटैच नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं।